भाई मेरा जो है 40,000 पे इंजन खुल गया, 10,000 मैंने हाइपर राइडिंग करी थी। मैं जब से इसको चल रहा हूँ तो मेरा शोल्डर पेन हो रहा है, बैक पेन हो रहा है, रिस्ट पेन हो रहा है। हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं हम लोग, क्या हाल चाल। मैं आपको दोस्त आशुतोष सिंह स्वागत करता हूँ हमारे और आपके अपने चैनल राथियन राइडर पर। तो भाई लोग, ये है अपनी RC 390 और इसको अब जाके लगभग 4 साल हो गए हैं। मैंने इसको 12 अगस्त 2019 को परचेज़ किया था। तो वो इसको लेने का जो डिसीजन था ना, वो एक सडन डिसीजन था। कभी सोचा नहीं था कि मैं इसको लेने वाला हूँ, जब तक इसको मैंने परचेज़ नहीं कर लिया। क्योंकि हम लोग बैठ के बात कर रहे थे और अचानक से हुआ कि यार RC 390 ले लेते हैं। मतलब RC 390 नहीं, KTM की RC लेते हैं, क्योंकि RC भी मुझे पसंद थी और RS को लिए 3 साल हो चुका था। तो मन हुआ कि अब एक RC भी ले लेते हैं। तो हम लोग रात को 8 बज गए इसको परचेज़ करने के लिए। वहाँ जाके हमने 390 ले लिया। अब वो जो सडन डिसीजन था RC 390 लेने का, उसको लेने के बाद अब क्या पछतावा होता है कि नहीं होता है, क्या गलतियां मैंने करी उस वक्त, सोचा नहीं समझा, ना कहीं सर्च किया, ना ही कोई रिव्यू देखा, बस बाइक गया और बाइक लेके चलाया। लेने के बाद मुझे इसको पछतावा हो कि नहीं हुआ। तो आज इसी बारे में बात करने वाला हूँ कि मेरा ओनरशिप रिव्यू क्या है, एक्सपीरियंस क्या रहा है RC 390 के साथ। और बेसिकली मेरा जो वीडियो है ओनरशिप रिव्यू का, ये 4 टॉपिक्स पे चलेगा। पहला मेरा एक्सपीरियंस, ओनरशिप एक्सपीरियंस। दूसरा रिलायबिलिटी KTM का। तीसरा रहने वाला है सर्विस कॉस्ट और चौथा इसका माइलेज। तो इन 4 टॉपिक्स पे मैं बात करने वाला हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा मैं RC को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं और फिर बताते हैं। तो सबसे पहला जो हम बात करने वाले गाइस, वो है इसका मेरा ओनरशिप एक्सपीरियंस को लेकर, कि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा RC के साथ मेरे, वो क्या रहा, कैसा रहा। तो जो मेरा सडन डिसीजन था ना कि हम लोग बैठ के मम्मी से बात कर रहे थे बाइक के बारे में। मम्मी से बस मैंने ऐसे कैजुअली पूछे, मम्मी का बाइक लेना चाहता हूँ RC 390 या KTM की RC ले लूँ क्या। मैं बोली ले लो, तुम्हारा मन है तो। बस मम्मी ने इतना कहा। हम तीनों भाई और मेरी मम्मी, हम लोग रात को पहुँच गए। फोटो में अटैच करूँगा उस दिन का, मेरे पास अभी भी है। तो हम लोग रात को पहुँच गए। वो 12 अगस्त का दिन था, सावन का आखिरी शायद सावन का सोमवार था। वो 12 अगस्त था 2019 का। हम लोग पहुँच गए बाइक लेने, वहाँ जाके हमने RC 390 ले लिया। अब RC 390 लेने के बाद मुझे लगा कि मैंने गलत डिसीजन तो नहीं लिया RC 390 लेकर। तो अब मैं आपको अपना अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को शेयर करता हूँ। तो गाइज, RC 390 लेने के बाद मुझे आज तक, सच बताऊँ ना, मुझे कभी रिग्रेट नहीं हुआ कि मैंने RC 390 क्यों लिया। क्योंकि बाइक इतनी बेहतरीन है, इसका इंजन इतना बेहतरीन है। मैं जब से इसको चल रहा हूँ ना, मुझे RS चलाने का मन ही नहीं करता हाईवे पर। मैं इसको ही लेकर चलना पसंद करता हूँ। मुझे पर्सनली KTM से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। कुछ लोग कहते हैं मेरा शोल्डर पेन हो रहा है, बैक पेन हो रहा है, रिस्ट पेन हो रहा है। तो गाइज, मुझे आज तक कोई दिक्कत नहीं हुआ। और ऐसा भी नहीं कि मैं बस इसको शॉर्ट साइड में यूज़ करता हूँ। मैं इसको जब भी यूज़ किया हूँ, हाईवेज पे यूज़ किया हूँ और लॉन्ग राइड्स पे यूज़ किया हूँ। एक बार मैं 400-500 किलोमीटर जाने के लिए मैंने इसको यूज़ करा है बाइक को। तो लगातार 400-500 किलोमीटर चलता हूँ मैं। तो मुझे आज तक कोई दिक्कत नहीं है, ना मुझे शोल्डर पेन हुआ, ना बैक पेन हुआ, ना ही रिस्ट पेन हुआ। तो अब देखिए, ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो किनको होती हैं। मेरी हाइट 5 फुट 11 इंच है। ओके, मेरी हाइट 5 फुट 11 इंच है। अब मैं जब भी इसमें बैठूंगा ना, तो मुझे ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा इसके बाइक के हैंडल बार्स को पकड़ने के लिए। मुझे हैंडल पकड़ने के लिए ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, ना ही मुझे ज़्यादा झुकना पड़ रहा है। अब जिन बंदों की हाइट थोड़ी सी कम होती है ना, तो उनको ज़्यादा, से मेरे एक भैया हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा उनको KTM RC बहुत पसंद है, लेकिन उनकी हाइट 5 फुट 3 इंच है। वो जब भी बाइक बैठते हैं उनको बहुत ज़्यादा लीन होना पड़ता है। अब मेरी बाइक में उनको लीन होना पड़ता है, तो उनका उनका शोल्डर हुआ, बैक हुआ, उनको दिक्कत होती है। तो जिनकी हाइट कम है थोड़ी सी, उनको रीच की दिक्कत होती है। तो इस वजह से रिस्ट में, शोल्डर में पेन होता है। और कोई रीज़न है नहीं, मुझे नहीं लगता कि किसी टॉल लड़के को, किसी टॉल बंदे को इसका दिक्कत हुआ हो। अगर हुआ होगा भाई, तो फिर आई डोंट नो ऐसा क्यों हुआ उनके साथ। मुझे पर्सनली मुझे कोई दिक्कत नहीं आया, और ना ही मुझे KTM ने पैसा दिया ये सब बोलने के लिए राइडिंग का एक्सपीरियंस वो काफ़ी बेहतरीन रहा। मुझे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है इस चीज़ का कि मैंने RC 390 क्यों लिया। अब बात करते हैं, अगला टॉपिक है कि बाइक का मेंटेनेंस क्या है, कितना मेंटेनेंस कॉस्ट इसका आता है। तो इसका मेंटेनेंस थोड़ा सा आपको डिसअपॉइंट कर सकता है, क्योंकि थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड ये है। अगर आपकी बाइक है आपके पास, तो आप जान, इसका जो इंजन ऑयल आता है वो लगभग 1600 का आता है। जब भी आप बाइक का सर्विस कराओगे, इंजन ऑयल चेंज कराओगे, प्लस 1000 आपको लेबर चार्ज देना पड़ेगा। तो लगभग 1000, तो आपका 2500 तो यही हो गया। 2500 रुपये आपका बस मोबिल और ऑयल, मतलब ऑयल का और लेबर चार्ज का 2500 रुपये हो गया। तो आप अगर जब भी आप सर्विस कराने जा रहे हो, तो आप ये मान के चलो कि एटलीस्ट 3000 रुपये कम से कम आपको अपने पॉकेट में रखना है, अगर बाइक आपकी फ्री सर्विस में है तो। और अगर आप फ्री सर्विस, आपके 3 फ्री सर्विस होते हैं, अगर वो आप क्रॉस कर चुके हो, तो आप एटलीस्ट 10,000 रुपये में पॉकेट में रख के तो ही आप सर्विस कराने जाओ। क्योंकि आपका बाइक का जब भी खर्चा आएगा ना, फ्री सर्विस के एक्सपायर होने के बाद, 5000 से लेकर 10,000 के बीच में आने वाला है। तो इतना जान लो आप। अगर आप जब, हाँ, और ऐसा भी नहीं है कुछ चीज़ें इसमें ख़राब होंगी तब, जब आपका नॉर्मल रूटीन मेंटेनेंस रहेगा, जिसमें आपका एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, इंजन ऑयल,
ये सारी चीज़ें चेंज होंगी, ज़्यादा कुछ नहीं। तब आपका खर्चा मान के चलो आप कि इसमें आपका लगभग 5,000 से लेकर 10,000 तक खर्चा आ सकता है। अभी मैंने जब लास्ट टाइम इसका सर्विस किया था अपनी आरसी का, मैंने वीडियो डाला है, आई बटन में लिंक आ रहा होगा। उस वक़्त इसमें मैंने 8,200 ₹8200 रुपीज़ खर्च किए थे इसके सर्विस पे। तो वो जो कि रूटीन मेंटेनेंस था, उसमें कुछ ज़्यादा मेरे बाइक में कुछ खराब था ही नहीं। एक फ़ॉक सील मेरा खराब हो गया था, तो सस्पेंशन का जो सील होता है, उसको लगवाना का बस वही खराब था। वो भी 50-60 रुपए का आता होगा आई थिंक। तो वो नॉर्मल मेंटेनेंस था, बाइक का रूटीन मेंटेनेंस था। तो उस सर्विस पीरियड में मेरा ₹8200 खर्चा आया था मेरी आरसी का। तो ये इसका मेंटेनेंस कॉस्ट है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी डिसअपॉइंट कर सकती हैं। लिटरली गाइज़ थोड़ा-सा एक्सपेंसिव है, 5,000 से लेके 10,000 रुपए तक। जो बंदे मिडिल क्लास फैमिली के हैं, बिना देखे और आप सोच रहे हो कि आप आरसी ले लो, तो आपको थोड़ा-सा ये महँगा पड़ सकता है, क्योंकि अगर आपके पेरेंट्स सपोर्टिव हैं, 5,000 10,000 रुपए आपको दे सकते हैं हर सर्विस पे, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आपको अपनी पॉकेट मनी से थोड़ा-सा पैसा बचाना होगा हर मंथ, ताकि आप हर चौथे महीने इसका सर्विस करा सको। तो इसका सर्विस कॉस्ट थोड़ा-सा एक्सपेंसिव है, तो इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। अगर आप आरसी 390 लेते हो तो। इसका ब्रेक पैड्स जो फ्रंट ब्रेक पैड्स हैं गाइस, वो 2800 का आता है। जब मैंने इसको चेंज कराया था तब 2600 का इसका रेट था, 2662 नहीं 2700 रुपए था। अभी ये 2800 के आसपास आ रहा है। परफॉर्मेंस डिस्क पैड इसमें यूज़ होते हैं, क्योंकि ये परफॉर्मेंस मशीन है गाइस। आरसी 390 एक परफॉर्मेंस मशीन है, सुपर स्पोर्ट्स कैटेगरी में ये आती है। और इसका जो इनिशियल मतलब इसका जो पिकअप है गाइस, वो 5 सेकंड्स में 0 टू 100 कर लेती है। तो आप समझ सकते हो इतनी हाइपर बाइक के लिए नॉर्मल डिस्क पैड्स तो ज़ाहिर सी बात है नहीं चलने वाले। तो आपको इसलिए तैयार आना पड़ेगा। तो ये थोड़ा-सा एक्सपेंसिव है, आपको थोड़ा-सा महँगा पड़ सकता है। इसका साइड मिरर, मेरा जो साइड मिरर है केटीएम का, एक बार टूट गया था मेरे से। तो वो चेंज कराने का मुझे 1100 पड़ा था। हाँ, वो मिरर वाला पोर्शन था, जो उसका हैंडल बार आप देख रहे हो ना, वो चीज़ टूटा था। तो उसका मुझे 1100 रुपए खर्चा आया था। तो आपको इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं इसके माइलेज को लेकर कि इसका माइलेज कितना है, कितना माइलेज दे देती है ये ओवरऑल। तो अब बात करते हैं इसके माइलेज को लेकर कि इसका क्या माइलेज है, कितना माइलेज दे देती है। तो भाई लोग, जब से मैं इसको लेके चल रहा हूँ, इसका माइलेज जो है ना, वो 20 से लेकर आपको 25 केएमपीएल का मिलने वाला है। 20 केएमपीएल टू लेके 25। हाँ, 20 से नीचे हो सकता है कुछ कंडीशंस में, जैसे कि मुझे लास्ट टाइम 17-18 का एवरेज दे रही थी, मतलब माइलेज दे रही थी। और अगर हाईवे में सर्टेन स्पीड पर क्रूज कर रहा हूँ ना, तो 25 हाईएस्ट आपको 25 का माइलेज मिल जाएगा। और अगर आप थोड़ा सा सिटी फिर ये सब करते हो, तो आप मान लो इसका 20 टू 25 के बीच में आपको माइलेज मिलने वाला है। इससे ज़्यादा आपको माइलेज नहीं मिलेगा। तो हाँ, अगर निकालना चाहो तो 30 तक का निकाल सकते हो, लेकिन वो चीज़ें अलग होती हैं, वो बहुत रेयर होता है, क्योंकि आरसी का जो इंजन है वो आपको 30 का माइलेज कभी देगा ही नहीं। मैं इसको 2019 से लेके चल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, वो 30 निकालने के लिए ना मुझे बड़ा कहते हैं ना, वो 50 60 70 बड़ा मेंटेन करना पड़ता है। आरपीएम देखना पड़ता है, गियर शिफ्ट देखना पड़ता है, तब जाकर वो 30 का माइलेज देती है। वो मैंने बस चेक करने के लिए बस ऐसे किया, तब बता रहा हूँ। नहीं तो उसको नॉर्मल जो माइलेज है ना, 20-25 के एमपीएल का है। जैसे कि अभी रिसेंट में मैं गया था प्रयागराज, तो वहाँ से मेरे घर का जो टोटल डिस्टेंस था, मैंने उसको ट्रिप मीटर सेट कर रखा था, वो 155 किलोमीटर मेरे घर से था, मतलब जहाँ मैं गया था प्रयागराज में। और टोटल डिस्टेंस 155 किलोमीटर था। अब मैंने उस डिस्टेंस को 100 मिनट में ट्रैवल किया। बस ऐसे मेरा ये था कि 100 मिनट में देखता हूँ मैं घर पहुँच पाता हूँ नहीं, तो मैं 100 मिनट में घर पे आ गया। 155 किलोमीटर मैंने 100 मिनट ट्रैवल किया। तो उस वक्त मेरी बाइक ने क्या मुझे माइलेज दिया था, 22 के एमपीएल का। मतलब जो एवरेज निकाला मैं ना 155 किलोमीटर का, उतना जो डिस्टेंस मैंने ट्रैवल किया, उसको ट्रैवल करने मेरे बाइक का जो 750 का पेट्रोल बर्न हुआ था, मतलब 750 रुपये मैंने खर्च किए, तो मैं 155 किलोमीटर ट्रैवल किया 100 मिनट में। तो अब 750 के हिसाब से आप जोड़ लो कि 750 मतलब 7.5 लीटर पेट्रोल अब मैंने खर्च करा, तब जाके मैंने 155 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कराया। अब आप निकालो कितना किलोमीटर आ रहा है माइलेज, कितना बाइक मेरी माइलेज दे रही है। तो इसका माइलेज थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा आपको दिक्कत करेगा अगर आपको इसको डेली बेसिस पे लेके चलना है। तो अगर आपके पास यही एक बाइक है चलने के लिए, तो आपको इसका माइलेज आपके पॉकेट में थोड़ा सा भारी पड़ने वाला है। अगर आप सेकेंडरी बाइक रखते हो, इसको ओकेजनली निकालते हो बाइक को, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर रेगुलर चल रहे हो तब आपको ये बाइक दिक्कत करेगी, क्योंकि इसका माइलेज जो है वो 20 टू 25 के एमपीएल के बीच में आने वाला है आपको। तो अब बात करते हैं इसके रिलायबिलिटी का। तो मैंने जब केटीएम को लिया, तो कई लोगों ने कहा कि इसका इंजन जो है 40-50 हज़ार रुपये खुल जाता है। एक भाई ने भी हाल ही में मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछा था कि भाई मैं आरसी 390 लेने जा रहा हूँ सेकंड हैंड, और वो अभी 27,000 किलोमीटर चल चुकी है। तो मैंने सुना है कि 40,000 50,000 किलोमीटर पर इसका इंजन खुल जाता है। क्या ये सच है या गलत है? मैं अपनी मेरी बाइक को चलते हुए 11,000 किलोमीटर हो चुके हैं, और मैंने 10,000 किलोमीटर हाइपर राइडिंग करी है। मेरी बाइक अभी 120-130 नीचे रहती ही नहीं थी। तो 120-130 जो मैंने हाइपर राइडिंग करी है, और ये नहीं था कि आराम से मैं क्रूज कर रहा हूँ 100 या 120। मैंने हर एक आरपीएम को टच करता था, फिर गियर शिफ्ट करता था। ऐसा नहीं कि स्लोली बस गियर जो है शिफ्ट कर रहा हूँ।
हर एक आरपीएम का लिमिट क्रॉस करने के बाद तब मैं गियर शिफ्ट करता था। कुछ लोग कहते हैं भाई मेरा जो है 40,000 पे इंजन खुल गया, 10,000 मैंने हाइपर राइडिंग करी थी। अगर आप बाइक को मेंटेन नहीं रख पा रहे हो तो जाहिर सी बात है, इंजन 40,000 बहुत बड़ा ड्यूरेशन हो गया, बहुत ज़्यादा लंबा बता दी डिस्टेंस की आपने इतना ट्रैवल कर लिया। आप 10,000 पे इंजन खुल जाएगा अगर आप मेंटेन नहीं करो बाइक को। तो ज़्यादातर लोगों के डाउट्स ये रहते हैं कि क्या 40-50,000 पे इसका इंजन खुल जाता है? तो ये बस एक मीथ है। अगर आप बाइक को मेंटेन नहीं रखते हो तो 40-50,000 के आप कोई बाइक रहोगे, आप 5 से 10,000 में ही इसका इंजन खोल दोगे। ओके, तो यही था और कोई दिक्कत नहीं है। बाइक ये परफॉर्मेंस मशीन है, कोई ऐसी वैसी बाइक नहीं है कि कोई चाइनीज मटेरियल नहीं है कि तुरंत बस खुल जाए। ओके, चले तो चांद तक, नहीं तो फिर रात तक, ऐसी कोई बात नहीं इसके साथ। बस बाइक गलत हाथों में ना हो और कोई दिक्कत नहीं है। और आज तक इस बाइक में अगर रूटीन मेंटेनेंस को छोड़ दिया जाए तो एक्स्ट्रा कोई खर्चा कभी मेरी पॉकेट पे आया ही नहीं। तो गाइस ये रहा मेरा ओनरशिप एक्सपीरियंस मेरे आरसी के साथ। इन 4 सालों में मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं हो अपनी आरसी से। मैं कंप्लीटली खुश हूँ, पूरी तरह सेटिस्फाइड हूँ अपनी आरसी के साथ। और आई थिंक आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। आपके जो भी डाउट्स रहे हो इस बाइक को लेकर कि कुछ लोग कहते हैं शोल्डर पेन होने लगता है, बैक पेन होने लगता है, रिस्ट में पेन होने लगता है, तो ये सारी भी डाउट्स मैंने क्लियर किया, ऐसा क्यों होता है और क्या रीज़न इसके पीछे। और कुछ लोग का मानना होता है 40-50 हज़ार इसका इंजन खुल जाता है, तो मैंने ये भी डाउट आपका क्लियर कर दिया। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो। अगर ऐसा है गाइज तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल अगार्थियन राइडर। फिर चले गाइज मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गाइज टाटा बाय बाय।